डॉक्टर सुधाजी कांकरिया, अहमदनगर। चांद, सूरज, धरती, गगन, जल, वृक्ष निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। उन्हीं के आधार पर जगत का सारा कार्य सुचारू रूप से गतिमान है। ये प्राकृतिक संपदाएं उपकार के बदले में आभार की, धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करती। वैसे ही नारी शक्ति का महायज्ञ करने वाली स्त्री भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ मिशन, 11 सूत्री कृति कार्यक्रम का आयोजन करने वाली प्रसिद्ध नेत्र तज्ञ, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक कवयित्री, सिद्धहस्त लेखिका, शास्त्रीय नृत्य का आविष्कार करने वाली नृत्य तेलिका, एक संशोधक, थर्ड आई क्लिनिक की प्रवर्तक, एक राजयोगी साधक, एक अभ्यासु समर्थ वक्ता, सेफ गर्ल चाइल्ड के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाली एक देवदूत, एक पत्नी, बेटी, माँ, जिसकी स्तुतियां कितनी भी की जाए वो कम है, वो है माननीय डॉक्टर सुधाजी कांकरिया। देश के सामने की सबसे बड़ी समस्या है स्त्री भ्रूण हत्या। इस समस्या के परिवर्तन के लिए 36 साल पहले कार्य शुरू करने वाली डॉक्टर सुधाजी बेटी बचाओ मिशन की आद्य प्रवर्तक बनी। अब तक 30 लाख से भी अधिक लोगों ने बालिका बचाओ यह शपथ ली है। गौरवधर माताओं की गोद भराई, लड़की को जन्म देने वाली माताओं का गौरव, बालिका सुरक्षा डिपॉजिट अभियान, ग्राम सभा में ठराव पारित करना, 8वां फेरा बेटी बचाओ का, नकोशी अनचाही लड़की का नामकरण, सामुदायिक प्रतिज्ञा, ऐसे कई कार्यक्रम डॉक्टर सुधाजी के कल्पक वृत्ति का आविष्कार है। डॉक्टर सुधाजी अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत है। ग्राम विकास के कार्य के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा पुरस्कृत किया एवं महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल जी ने बेटी बचाओ मिशन की विशेष प्रशंसा की। यूरोप में संपन्न हुई पिनोलोपी गांधी कॉन्फ्रेंस के लिए डॉक्टर सुधा को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करके उनका गौरव किया गया। जर्मनी और कैलिफोर्निया के मीडिया ने भी डॉक्टर सुधा जी के कार्य के वीडियो प्रसारित किए। पुणे यूनिवर्सिटी का जीवन साधना गौरव सम्मान, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, रमाबाई अंबेडकर पुरस्कार, महाराष्ट्र शासन का गौरव पुरस्कार, 150 से भी अधिक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। संतों की भूमि महाराष्ट्र के मिट्टी में बढ़ रहा सुधाजी का वृक्ष एक अलग साधना और सुगंध का प्रतीक संपूर्ण देश विदेश में फैल गया है। लाखों बालकों की माता बनकर अकेली ही डॉक्टर सुधाजी ने अपनी लड़ाई शुरू की। व्यवसाय से डॉक्टर, लाखों को दृष्टिदान देने के उनके कार्य को दुनिया भर से शाबाशी मिली है। तन, मन, धन से कांकरिया परिवार लाखों बालिकों के अप्रत्यक्ष पालक बने हैं। जीत से कभी उत्तेजित न होते हुए, हार से न डगमगते हुए, बिना थके जिन्होंने सेवा कार्य जारी रखा है, ऐसे माननीय डॉक्टर सुधाजी कांकरिया, अहमदनगर, इनको श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाता है। माननीय डॉक्टर सुधाजी कांकरिया, अहमदनगर। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा
गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। और इम्पोर्टेंट हमारी जो होस्ट है डॉक्टर श्वेता राठौड़, इतना खूबसूरती से वो इंटरव्यू लेती है कि हमको मालूम ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकल जाता है। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि टाइम की थोड़ा सा लिमिटेशन है, इसलिए हमको ये 9:30 पौने 10 बजे तक प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ता है। अदरवाइज तो ये 1.5-2 घंटे 3 घंटे तक भी चले तो सब बैठ के सुनेंगे। तो श्वेता जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और जो आप डॉक्यूमेंट्री बनाती है, मुझे बड़ा एक ये होता है कि आप इतना इतना अच्छा शब्दों का चयन कैसे करती हैं और इतना अच्छा हिंदी का आप इसे इस्तेमाल करती है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और मतलब मुझे आपसे बहुत कुछ अभी सीखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से काफी कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी काफी जरूरत है। तो वो तो वैसे भी लर्निंग तो कंटिन्यू रहता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। लेकिन डॉक्टर राठौड़, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और जो 3 हमारी त्रिमूर्तियां बोल सकते हैं वैसे, और हमारी सुरेखा भाभी जी जो पूरा एक कॉन्सेप्ट लेके आई है, और उनकी एनर्जी को सैल्यूट है। पुष्पा भाभी जी और सुरेखा भाभी जी की जो ऊर्जा है उसको तो सलाम हम करेंगे, क्योंकि 24/7 आप कभी भी उनको रात में 12 बजे भी कोई आपने मैसेज किया तो उसका जवाब 12:01 पे आ जाता है कि भाई ये या तो वीडियो आ जाता है उसका बना के या उनका जवाब आ जाता है। तो मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। तो तीनों, सुरेखा भाभी जी, पुष्पा भाभी जी, प्रवीता जी, तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सीजन 2 है, सीजन 3, 4, 5, 6 ये कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। अपने पास बहुत से ऐसी महिला शक्ति है जिनका अपने को सम्मान करना है। और जो आप ये खोज के ला रहे हैं, मैंने एक्चुअली, मैं बताऊं, मेरे को कभी जानकारी नहीं थी डॉक्टर सुधा काकड़िया जी के बारे में। मैं समझता था कि वो मेडिकल क्षेत्र में नहीं है, मैंने कहा शायद वो केवल सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में काम करती होगी। लेकिन आपने जिस हिसाब से आप ये खोज के ला रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सलाम। और ये हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम में जूम और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, पूरे 3 घंटे तक जुड़े रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार, उनका धन्यवाद। ये इस प्रोग्राम का जो वीडियो बना है, इसकी रिकॉर्डिंग हम अगले 2 से 3 दिनों में हम यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको हिंदुस्तान में जितने भी हमारे कटारिया भाई हैं या जो दूसरे भी हैं उनको भी शेयर किया जाएगा। तो अगेन आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहे, आगे भी इसी तरह सफलता मिले, यही मेरी मंगल कामना है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन माँ का संस्कार और पिता का संघर्ष जिस घर में बेटा और बेटी अपने सामने रखते हैं, तब सारे प्रॉब्लम, समस्या, संकटों से तर जाते हैं, और गुरु का आशीर्वाद रहता है तो और भी आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए ताई, आज का ये अपना नारी शक्ति पुरस्कार से आपको जो सम्मानित किया है, आपको बहुत बहुत बधाई देती हुए मैं प्रोफेसर सुरेखा कटारिया, मैं यहाँ विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय आनंद, जय महावीर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया है। बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे, ये पुकार हर एक बेटी कहती है, हर एक माँ कहती है। जो जिन परिवारों में जैसी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं बेटी के नाम से, तो वो एक माँ कहती है कि बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे। वो एक परिवार को आह्वान करती हुई, श्वेता जी आप इस विषय पर सुधा जी से बातचीत कर ये संवाद लाखों लोगों तक आप पहुंचाओ, यही हमारी भावना, मंगल कामना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमकुम सा प्रेम, चंदन सा आदर और शब्दों का समर्पण कर माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। आज की जो हमारी हस्ती है, हमारे गेस्ट हैं,
उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ, सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। सही में सुधा जी, डॉक्टर सुधा जी का जब मैंने बायोडाटा पढ़ा, उनके ऊपर एक अभ्यास किया और तभी अभ्यास करते हुए ये श्वेता का मन कहने लगा कि जो हमारे अतिथि है उसकी तुलना कहाँ तक हो सकती है। कुमार विश्वास की 4 पंक्तियां से मैं शुरुआत करना चाहूंगी इस इंटरव्यू सेशन का। जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वही जाकर वो अल्लाह और भगवान होता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ऐसी जो इंसानियत की मूरत है, सही में इस भगवान के दर्शन करने को हमें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी इंसानियत की मूरत अगर हमारे साथ रहती है, हमारे पास रहती है, तो जो दूसरों के आंसू पोंछती है, जो दूसरों को एक दिशा दिखाती है, उनका जीवन संवारती है और उनको जीवदान देती है। ऐसी ही हमारी आज की गेस्ट माननीय डॉक्टर सुधा जी कांकरिया। माननीय डॉक्टर सुधा जी कांकरिया, मैं इस प्रोग्राम की होस्ट डॉक्टर श्वेता राठौड़ आपका तहे दिल से श्री ऑल इंडिया कटारिया जैन फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ मैडम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय जिनेंद्र। सुधा जी, वैसे तो हमें आपकी जर्नी बहुत लंबी है, आपके कामकाज बहुत बहुत दूर तक, हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं प्रयास करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो लाइफ जर्नी है वो कम समय में ज्यादा आशय कैसे दे लोगों को और कैसे अच्छी तरह से मैसेज आपकी तरह से हमारे हर एक कटारिया फाउंडेशन के मेंबर्स को जाए, ये मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी। तो सुधा जी, आपने आप आद्य प्रवर्तक रही है बेटी बचाओ आंदोलन में, तो आपने बहुत जनों के बचपन को एक जीवदान दिया है, बहुत जनों के बचपनों को एक दिशा दिखाई है, उन्हें इस धरती पे आने के लिए एक चांस दिया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो अनेक बच्चियों को संवारती है, जो अनेक बच्चियों को एक दिशा देती है, उस बच्ची का यानी सुधा जब बच्ची थी तब उसका बचपन कैसा था? आपकी वो जर्नी हम वहां से शुरू करना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं कटारिया फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने नारी शक्ति को आगे बढ़ाया है। इस पूरे प्रोग्राम का नियोजन भी नारी शक्ति ने किया है और वो नारी शक्ति को ही पुरस्कृत कर रही है। यानी एक नारी समाज ने दूसरे नारी समाज का गौरव किया है। ये एक आदर्श उदाहरण है, ये अभिनंदनीय है, ये अनुकरणीय है। और सचमुच अभी जो पर्व चालू है वो नवरात्रि का पर्व चालू है और इस नवरात्रि के पर्व पर आप सभी स्त्री शक्ति को, नारी शक्ति को समाज के सामने ला रहे हैं। तो मैं कटारिया फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरे नॉलेज में केवल मुझे लगता है कि ये एक ही फाउंडेशन है जो ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रहा है। और साथ साथ में मैंने देखा कि सुरेखा जी है और हमारे राजेंद्र भाई साहब है, रविंद्र भाई साहब है और पूरी टीम है कि जो पूरी की टीम इतनी अच्छी मिलजुल कर काम कर रही है। जब से मेरे साथ इंटरेक्शन चालू हो गई है हमारी राठौड़ ताई का, वो तो आज मैं देख रही हूँ कि नजर लगेंगी, इतनी सुंदर दिख रही है, पहली बार ही मैं उनको देख रही हूँ। तो ये हमारी घर की बेटी। और मैं जरूर सुरेखा जी को कहूंगी कि इसके आज नजर जरूर उतारना। आवाज भी इतनी बढ़िया है, आकाशवाणी से तो सुनती ही थी, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप में सुन रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। गीत भी बहुत अच्छी गाती है। और सारे कटारिया फाउंडेशन के आज रविंद्र जी से, अनिल जी से, दोनों भाई साहब से मुलाकात होगी, सारे भाभी जी से मेरी मुलाकात होगी। और सच में इतना बहुत अच्छा लगा कि कटारिया परिवार, पूरे भारत देश का कटारिया परिवार, और अभी शुरुआत
शुरुआत में बातें हो रही थी, कटारिया और कांकरिया बहुत ही नजदीक का संबंध है, सवाल ही नहीं आता। हम सभी एक ही परिवार के, एक ही भारत देश में रहते हैं, एक ही दुनिया में रहते हैं। तो आप सबसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। कटारिया फाउंडेशन के ईच एंड एवरी मेंबर के पूरे परिवार का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके सवाल का जवाब देती हूँ। मेरा बचपन, मुझे भी याद आता है मेरा बचपन। मेरा बचपन इतना बेस्ट था और अभी भी मेरा जीवन बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैं इतनी लकी हूँ, इतनी भाग्यशाली हूँ कि जब मैं छोटी थी, यानी पहले मैं प्ले ग्रुप में पढ़ाई करती थी, फिर मैं डायरेक्ट ना सेकंड में गई। फर्स्ट मैंने पढ़ाई की ही नहीं, तो प्ले ग्रुप से डायरेक्ट सेकंड में गई, क्योंकि हमारे टीचर ऐसे, मैंने सुना है, अभी इतना बचपन मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी मम्मी जी और टीचर जी कहते हैं कि नहीं, इसको ना ये पहला बेसिक सब कुछ आता है तो उसको फर्स्ट में बिठाना नहीं, डायरेक्ट सेकंड में बिठाएंगे। तो वहाँ मेरा एक प्रमोशन हो गया। और मैं बोलूँ ना कि मेरा जो पियर है या मेरा भी जो ससुराल है, तो बचपन की मेरी बातें और अभी ससुराल की भी बचपन की बातें हम कह सकते हैं, क्योंकि ससुराल में आते हैं तो नया जीवन शुरू हो जाता है, और नया जीवन शुरू हो जाता है उनका अगर हम काउंटिंग करें तो वो भी बचपन, यानी उस समय का वो बचपन होता है। तो दोनों ही बचपन की बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो पहले पियर की बात में आते हैं कि हमारा जो पियर है, मेरे जो माता जी है सिंधुताई फटाले, औरंगाबाद में स्थित है, और हमारे जो पिताजी है नागनाथ जी फटाले, वो पत्रकार है, आज भी बहुत अच्छी तरह क्रियाशील है। और मेरी माता जी स्कूल में टीचर थी, लाइब्रेरियन थी, और दोनों ने इतना अच्छा प्यार दिया, इतना अच्छे संस्कार दिए कि आपको सच नहीं लगेगा। लेकिन जब तक मेरी 12th कंप्लीट हुई और उसके बाद में मेडिकल कॉलेज के लिए जब मैं हॉस्टल पर गई, तब तक मुझे पता नहीं था कि इस विश्व में, इस दुनिया में कोई झूठ भी बोलता है। ग्रेट। कोई झूठ भी बोलता है, ये मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मेरी दुनिया में, मेरे विश्व में झूठ ये शब्द ही नहीं था। यानी मुझे ऐसा लगता था कि ईच एंड एवरी जो भी व्यक्ति है इस पूरी दुनिया में, वो केवल सच ही बोलते हैं। झूठ भी कभी बोलना होता है क्या, ये मेरे सामने सवाल था। लेकिन जब मैं घर के बाहर आई, हॉस्टल में रहने लगी, तब मुझे ये सारी बातें समझ में आने लगी। और भी जैसे मैं आगे बढ़ने लगी, तब मुझे ये भी पता नहीं था कि एक दूसरे के पीछे एक दूसरे की बातें करते हैं, यानी तीसरा व्यक्ति दोनों के बारे में बातें करता है, ये भी मुझे पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं दुनिया देखने लगी ना, वैसा वैसा मुझे समझ में लगा। यानी मेरे पियर का, मेरे बचपन का, यानी इतना सच्चाई का माहौल है, संस्कारों का माहौल है, प्यार का माहौल है, संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का दर्शन वहां पर होता है। सुबह जल्दी उठना है, यानी पहले बचपन से ही मुझे जल्दी उठने की आदत है, और सुबह की प्रार्थना है, फिर हम भोजन मिल के करना है, शाम को खेलना है, खेलने के फिर सोने के पहले सब बड़ों के पांव पड़ना है, फिर प्रार्थना बोलना है, और सबने मिलकर एक अच्छी किताब लेकर एक सामूहिक किताबों का पठन भी करना है। अच्छी अच्छी किताबें मेरी मम्मी जी लाती थी, और मम्मी जी एक अच्छा कुछ हो तो हमको 10-15 मिनट पढ़ के बताती थी सोने के पहले। तो हम सभी वो पढ़ाई भी सुनते थे, कहानी सुनते थे, उसमें से कुछ बोध लेना है वो भी हम बोध लेते थे। यानी इतना बचपन में हंसता खेलता कूदता, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सुख साथ, शांति के साथ, और सबके साथ मिलजुल कर रहने का जो माहौल था, प्यार का, अपनापन का, एकता का जो माहौल था, यानी सच में आजकल अगर हम देखा जाए, बाहरी दुनिया में जब देखते हैं तो इसकी कमतरता बहुत बार नजर आती है। आप कितने भाई बहन सुधा जी? मैं सबसे बड़ी हूँ, और मेरे मुझसे 3 छोटे भाई हैं। एक जो मेरे बाप का है, उसका नाम सुनील है, वो इंजीनियर है। उसके बाद है डॉक्टर हेमंत, वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, और उससे छोटा है प्रशांत, वो फार्मासिस्ट है, उसका मेडिकल शॉप वगैरह है। तो 3 भाई और मैं बहन, सबसे बड़ी मैं बहन।
और अभी जी भी मेरे पीयर में कोई भी झूठ नहीं बोलता, सभी ईमानदारी से, और उतना ही जितना मेरे बचपन में संस्कार, संस्कृति और प्यार का मैंने अनुभव किया, आज भी मैं वही करती हूँ। और ऐसे ही मेरे सुधा जी एक मिनट, आपकी मम्मी भी इतनी ही सुंदर थी जितनी आप है, या आपसे मुझसे ज्यादा ज्यादा सुंदर थी? सुंदर है। क्योंकि नहीं, मैं ये क्यों सवाल पूछ रही हूँ आपको, मैंने आपकी जब डॉक्यूमेंट्री का काम किया तो आपको मैंने हर बेस में देखा है, हर ड्रेपरी में देखा है, हर मेकअप में देखा है, तो उसमें से ऐसी झलक आती है आपकी तो मनमोहनीय हो जाता है कोई भी रहे वो। तो कैसे वो जीन्स रहते हैं जो माँ बाप से आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा। आपकी मम्मी भी इतनी ही सुंदर थी? जी, मेरे से ज्यादा सुंदर है। मम्मी जी का बहुत बढ़िया। आशीर्वाद हमेशा होता है। रोज फोन पर बात होती है, मम्मी से होती है, पिताजी से होती है, वो सबसे। इंटरव्यू में जुड़ी है आज? जी आज इंटरव्यू में जुड़े हैं? नहीं, आज नहीं जुड़ पाए। आज नहीं जुड़ अच्छा, पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उनको YouTube का लिंक दे देंगे जी आपका, जी कोई जी दिक्कत जी नहीं है। जी 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 हाँ जी। बोलिए सुधा जी, तो बोलिए। बचपन की बातें संस्कार और संस्कृति थी कि जैसे जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, और बाहर खेलने भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, और किताब, यानी किताब अपना दोस्त है। ये भी मैसेज मुझे बचपन में ही मिला कि मम्मी ही पढ़ के बताती थी, तो फिर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और फिर ये जो मैंने बताई कि संस्कार संस्कृति की बातें, अनेक अनेक संस्कार मिलकर एक संस्कृति बनती है। हर भोजन सबने साथ में मिलकर करना, और हमारे घर में भोजन यानी 6:30-7 बजे भोजन होता था। तो वही जो संस्कार मुझ में हुए थे। और फिर मेरी शादी होने के बाद भी मैंने रात में भोजन नहीं करना, ये मेरे लिए इतना आसान था क्योंकि बचपन से मैं वैसा ही करते आई थी। और मैं जी मेरे यानी ससुराल का जो बचपन है, यानी जैसे नई नई शादी होती है तो नए घर जी में नया जीवन शुरू होता है, तो शुरुआत में उसको हम बचपन भी कह सकते हैं। तो तभी बिल्कुल। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे ससुराल का जो पूरा माहौल है वो यानी देशभक्ति पर, यानी मेरे जो सासू माँ है वो स्वतंत्र सैनिका थी, वो आदरणीय महात्मा गांधी जी है, विनोबा जी भावे है, उनके मार्गदर्शन में उनके साथ उन्होंने काम किया देश के लिए। वो 9 महीना जेल में भी गए, और ऐसे देशभक्ति का पूरा वातावरण। और हमारे जो पिताश्री है, काका जी हम उनको बोलते हैं, तो वो भी न्यायाधीश थे, और उनका भी स्वभाव इतना सॉफ्ट, जैसे माता जैसा ही है। तो मुझे ऐसी माता पिता की कमतरता ससुराल में भी बिल्कुल नहीं, यानी मेरे जीवन में कहीं भी ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर आया ही नहीं, यानी पियर में भी नहीं और ससुराल में भी नहीं। ऐसा मेरे सुधा जी आप डॉक्टर पहले ही बनी थी शादी के पहले? जी, मैं डॉक्टर शादी के पहले बनी थी, और उसके बाद आगे डॉक्टर बनना ही है। नहीं एक मिनट सुधा जी, डॉक्टर बनना ही है। देखो हर एक बच्चा यूजुअली 10th 12th में डिसाइड करता है कि मुझे किस साइड में जाना है, क्या बनना है, मेरी मनीषा क्या है। हर एक बच्चे का सपना होता है। तो आपका सपना ऐसे ही था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और उसमें आई सर्जन ही बनना है? नहीं, क्या हुआ कि 10वीं तक तो मेरा ऐसा कोई एम नहीं था, लेकिन मैं 11th में जब गई तभी एक ऐसा हो गया कि जब मैं स्कूल को साइकिल के ऊपर जाती थी, और स्कूल सुबह 7 बजे की थी, और स्कूल से हमारा घर थोड़ा सा लंबा था, इसीलिए सुबह 6 बजे जब मैं निकलती थी घर से, तो सारे सहेलियों को साथ लेते लेते फिर 15 मिनट पहले मैं स्कूल में पहुंचती थी। तो उस समय जब दिन छोटा होता है तो फिर सुबह सुबह थोड़ा सा अंधेरा भी होता है। उस समय मैंने देखा कि मैं सहेलियों के साथ साइकिल के ऊपर स्कूल में जा रही थी, तो मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि एक ट्रक और एक स्कूटर एक दूसरे को डैश कर दे, और फिर वो जो स्कूटर वाला था वो नीचे गिरा और उसके सर से खून बहने लगा। तो तब मुझे लगा कि नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तभी मुझे क्लिक हो गया कि नहीं, मुझे डॉक्टर होना चाहिए। और ये 11th की बात हो गई, फिर 12th सामने था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे बहुत अच्छी स्टडी करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलाने हैं और डॉक्टर ही बनना है। और फिर
ऐसा मैंने 12th में स्टडी अच्छी की, फिर मेडिकल को नंबर लगा, फिर आगे की पढ़ाई हुई। जी जी। डॉक्टर आप बन गई, उसके बाद आपको ऐसे ही था कि लाइफ पार्टनर मुझे डॉक्टर ही चाहिए? नहीं, ऐसा तो मैंने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि ओके। वो जमाना ऐसा था, अभी आपको भी याद है, हम दोनों जी। शायद एक ही इसमें होंगे। तो पहले ऐसे कभी हम शादी के बारे में ये सोचना हम नहीं सोचते थे बाबा, ये हमारे माता पिता सोचे समय पर, है ना। तो उसके बारे में हाँ, मेरे बराबर। मन में कुछ भी विचार नहीं था। तो ये हो गया यानी क्या कि मैं मेडिकल को एडमिशन ली और उसके बाद में हॉस्टल पर गई। हॉस्टल पे जाने के बाद में मेरा पहला ही दिन था, और पहले दिन मैं फिर डॉक्टर साहब वहाँ फाइनल ईयर को पढ़ाई पढ़ रहे थे, और मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन ली थी। जी। तो फिर दूसरे ही दिन यानी डॉक्टर साहब ने आकर मुझे बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है। वाह, क्या बात है! डायरेक्ट बोल दिया। मुझे तो शादी क्या होती है इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और शादी का दिमाग में तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था। लेकिन वो डायरेक्ट मुझे बोले कि नहीं ना, मुझे आपसे ना शादी करनी है। मुझे लगा कि मैं नई आई हूँ और ये मुझे रैगिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि बाबा अभी अकेले किधर ना, यहाँ जाना आना नहीं कॉलेज में, तो सबको फ्रेंड्स को लेकर ही हम इधर कॉलेज में जाए। ऐसा मैंने फिर जी। तब तय किया। लेकिन उन्होंने मुझे पूछा कि बाबा, मुझे पूछा नहीं, बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है। और फिर मेरे माताजी पिताजी को कांटेक्ट उन्होंने ही किया, और फिर उनके भी माताजी पिताजी को कांटेक्ट करके फिर दोनों ने भी हाँ मिला दी। मेरे माताजी पिताजी ने भी और उनके माताजी पिताजी ने भी हाँ मिला दी, और फिर शादी हो गई। वाह, क्या बात है! बहुत सुंदर एक स्टोरी है आपकी, लव स्टोरी। बहुत सुंदर सुधा जी। और भले डॉक्टर साहब ने आपको किया, बोला, प्रपोज किया, अगर उनकी जगह पे कोई भी होता था तो भी आपको प्रपोज करता था, क्योंकि आप इतनी सुंदर, इतनी सुशील, संस्कारी, और ये तो मनमोहित हो जाता है किसका भी। बहुत सुंदर। आपका ये मैरिड लाइफ शुरू हो गई। शुरू होने के बाद आपकी प्रैक्टिस आपने तुरंत शुरू की? नहीं, उसके बाद मेरी थोड़ी पढ़ाई बाकी थी, वो पढ़ाई मैंने की, और उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस चालू थी, तो उनको मैं ज्वाइन हो गई। ओके, अच्छा। तो फिर ये आपकी जर्नी चालू हो गई, आई सर्जन करके आप वर्किंग करने लगे अहमदनगर में ही ना? अहमदनगर में ही प्रॉपरली? हाँ। तो मुझे बताइए, ये एक आप प्रोफेशनली तो सेटल थे, आप प्रोफेशनली एक डॉक्टर करके आप यू आर वर्किंग ओवर देयर, आप काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद में आपके मन में कैसे आया कि मुझे बेटी बचाओ के अभियान की शुरुआत कर, झोंके देना है? इंसिडेंस होता है उसके पीछे, यानी जो घटना होती है, तो हर एक इंसिडेंस के पीछे कोई ना कोई तो भी ऐसा निमित्त होता है, घटनाएं होती, जैसे आप डॉक्टर बनी, उसके पीछे एक घटना थी, आई सर्जन उसमें बनी। तो मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ कि आपको लगा नहीं, मुझे सोशली इसमें एक्टिव ही होना है, मेरा तो प्रैक्टिस चालू है लेकिन उसके साथ मुझे इसमें एक्टिव होना है? ऐसा क्या हुआ कि जो आप इसमें आ गई, इस अभियान में? स्टार्टिंग जब प्रैक्टिस शुरू की, यानी डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस थी, उनको मैं हेल्प करने लगी, तब मुझे ऐसा, एक 19 इयर्स की एक लेडी आई थी पेशेंट बोलकर, और उसको कैटरेक्ट हुआ था, मोतियाबिंद हुआ था। तो मोतियाबिंद इतने यंग एज में यूजुअली नहीं होता है, उसका एक कारण होता है ट्रॉमा, यानी कुछ मार लगा वगैरह। तो फिर मैंने उसको हिस्ट्री पूछा कि बाबा आप किधर गिर गई थी या आपको मार लगा था वगैरह। मेरे इस सवाल का जवाब उसने कुछ दिया नहीं, लेकिन उसका ऑपरेशन हो गया, उसको अच्छा दिखने लगा, और अच्छा दिखने लगने के बाद में भी उसके चेहरे पर स्माइल नहीं था, वो उसके चेहरे पर खुशी नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने उनके माताजी को पूछा कि क्या हुआ, ये बीमार है क्या, क्यों या कुछ? तो उनके माताजी ने कहा था कि ऐसा हुआ कि
पहले उनको बेटी जल्दी शादी हो गई, पहली बेटी है और अभी ये दूसरे टाइम वो गर्भवती है। और फिर ऐसे उस समय में कोई बुआ है वगैरह उनके यहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है इनको वापस बेटी होने वाली है। तो सबका आग्रह था कि अभी जो होंगी बेटी तो हमें नहीं चाहिए, तो आप जो गर्भ है वो गिरा दो। लेकिन इसकी इच्छा नहीं थी कि वो करने की, इसलिए वो मना कर रही थी। लेकिन फिर उसके ससुराल वालों ने फिर उसको ऐसे धकेल दिया, मारा, और इसमें उसके आंखों को चोट आई और फिर उसको मोतियाबिंद हो गया। तो ये जो घटना हुई वो मेरे दिल को इतनी छू गई और इतना मैंने बहुत ही तकलीफ, बहुत दुख मुझे हुआ। और मैंने सोचा कि नहीं, इसके लिए हमें कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। तो फिर उस परिवार का भी काउंसलिंग करने का मैंने बहुत प्रयास किया। वो थोड़ा थोड़ा सफल हुआ, थोड़ा नहीं हुआ पहले टाइम। और फिर जो पेशेंट्स आते थे, जो इस उम्र के रहते थे, उनको फिर मैं ज्यादा हिस्ट्री पूछने लगी और ऐसे ऐसे इसकी शुरुआत होने लगी। यानी इसको कितने साल हो गए सुधा जी? 1985 से चलो मैंने शुरुआत हो गई, समझो अभी 36 इयर्स हो गए हैं। ओके ओके। अच्छा, आपकी वो शुरुआत हुई कि चलो मुझे बेटी बचाओ अभियान में आप उतर गई। तो उतरने के बाद देखो, हर एक हम जब मिशन लेते हैं, हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो उसका हम प्लानिंग चौक आउट करते हैं कि मुझे ये ऐसा करना है, इसके बाद ये ऐसा करना है, इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होना है। क्योंकि कौन सा भी कार्य करने के लिए अगर एक ने भी प्लानिंग किया तो हजारों का सहकार्य लगता है, तो ही वो कार्य होता है। तो आप जब इस अभियान में उतरे तो आपको आपका पारिवारिक सपोर्ट कितना था? 100% था, नहीं है पहले से ही। मैं बोलूं ना, मैं इतनी लकी हूँ, इतनी भाग्यशाली हूँ कि पहले दिन से मुझे 100% सपोर्ट है। मुझे किसी ने कभी ना कहा ही नहीं। जैसे मेरे सासू माँ ने कभी ना नहीं कहा, हमारे काका जी ने, ससुर जी ने कभी ना नहीं कहा, हमारे जो पति देव हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने कभी ना नहीं कहा। हमारी एक बाई जी है रत्न प्रभा जी, हमारी ताई जी है, उन्होंने भी हमेशा प्रोत्साहन दिया। यानी पूरे परिवार ने सदा ही मुझे प्रोत्साहित किया है। ऐसा कभी स्पीड ब्रेकर परिवार की तरफ से कभी नहीं आया कि मैंने ये करना चाहा, तो सबने सपोर्ट ही किया है, 100% सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट ही करते हैं। जी, आपने 11 सूत्री प्रोग्राम इसमें बनाया है आपने, तो इसमें हर एक उसमें बहुत ऐसे है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर। आप 11 सूत्री प्रोग्राम क्या करते हैं? जी, मैंने जब शुरुआत की तभी ऐसा कोई 11 पॉइंट एक्शन प्लान मैंने बनाया नहीं था, ये तो शुरुआत थी। फिर स्टार्टिंग में समाज प्रबोधन करना, स्टार्टिंग में कुछ काउंसलिंग करना, ऐसा होता था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगी तो मुझे अपने आप ही बाहर से इनविटेशन आने लगे कि आप ना इस विषय पर ना, इस परिवार का जरा अच्छा हुआ आपने ये बताया ना, तो आप ये और 4 लोगों को बताइए, आप ना ये और 10 लोगों को बताइए, आप ना ये परिवार का ग्रुप है इनको बताइए। फिर किसी कॉलोनी ने बुलाया, सोसाइटी ने बुलाया, ऐसा करते करते वो आगे बढ़ते गया। फिर वो कॉलेज के गैदरिंग में मुझे बुलाया गया कि आप बाबा ना ये कॉलेज के स्टूडेंट भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, तो आप यहाँ इस व्यासपीठ पर इसके बारे में बोलिए। ऐसा करते करते फिर वहां पर यहाँ अपने हेल्थ डिपार्टमेंट, जो महाराष्ट्र शासन का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर देशपांडे सर, इनकी मुलाकात एक बार हो गई। वो एक फंक्शन में मैं और वो एक साथ में थे। लेकिन जब मैं इस विषय में बोलने लगी तब उन्होंने बोला कि अरे आप इस विषय में इतनी अच्छी बोलती हो और हमें भी ऐसे एनजीओ की जरूरत है कि जो इस पर काम करें। तो फिर महाराष्ट्र शासन मुझसे जुड़ गए और हमने मिलकर, फिर उन्होंने मुझे इतना अधिकार दे दिए, यानी पूरे ग्राम पंचायत से लेकर महापालिका तक जो कुछ अधिकारी पदाधिकारी वर्ग है, उन सबके साथ संवाद करने का मुझे एक चांस दिया और अधिकार दिया। सबको लेटर्स उन्होंने दिए
यानी लेटर्स जब उन्होंने प्रस्तुत किए तो सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को प्रस्तुत किए, सारे महाराष्ट्र के सारे जिला परिषद के सीईओ को इश्यू किए, सारे आदरणीय कलेक्टर साहब को इश्यू किए, इसमें सारे मेडिकल कॉलेज के डीन को इश्यू किए और सबको ऐसा कहा कि भाई ये सुधा जी इस विषय पर कार्य करती है और आप उनके साथ मिलजुल कर ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए। तो मुझे एक अधिकार मिल गया, मुझे एक सपोर्ट मिल गया, मुझे एक टीम मिल गई। और सुधा जी एक मिनट, आप जब ये काम कर रहे थे कलेक्टर के साथ या महाराष्ट्र शासन के साथ, देखिए एक ऐसा होता है जब एक जैन वुमन, आई एम टेलिंग अबाउट जैन वुमन जब बाहर काम करती है तब उसको ऐसे बहुत ऐसे अनुभव आते हैं जो बाकी के समाज के लोग थोड़ा डोमिनेशन हो या कहा तो भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, ये सब आ जाता है। तब ये काम करते वक्त मैं ये क्यों सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही हमारी बहुत समाज की महिला है, बहुत काम करती है आगे बढ़ के, लेकिन जब वो काम करती है प्रोफेशनली तब ऐसा प्रेशराइज आके वो डिस्टर्ब हो जाती है और काम छोड़ जाती है। तो मुझे आप बताइए कि जब ऐसा कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई होगी, अगर आई थी या आएगी किसके जीवन में, तो उसको किस तरह से उसका भी मुकाबला करना चाहिए ये सब काम करते वक्त। जी, एक बात तो हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर एक का जीवन को तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो ये जो कैटेगरी के ये जो सारे लोग हैं उनको मान सम्मान की आवश्यकता होती है, उनको बहुत अच्छी तरह उनका जो टाइम टेबल होता है उनके साथ हमें मिला जुला कर लेने की आवश्यकता होती है। और कभी कभी वो टाइम से उनके जो कार्य भार बहुत ज्यादा होता है इसलिए टाइम को निभा नहीं पाते हैं, ये भी हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और यानी ये कैसा, ये हमारा मिशन है, तो हम कोई भी किसी ने भी कुछ भी किया तो भी नाराज नहीं होते हुए, उदास नहीं होते हुए, कोई भी अपेक्षा न करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। कोई कुछ भी बोले मुझे ये करना है या नहीं करना है, मुझे इसके लिए ये कुछ करना है, ये जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं तो कोई भी कुछ भी बोले या अपने अपेक्षा से कोई नहीं उतरे तो भी कुछ फर्क नहीं गिरता। हमें अपेक्षा ही नहीं करनी है तो अपेक्षा भंग नहीं होता है। तो ये थोड़ा मैंने पहले से ही मेरा स्वभाव ऐसा है बचपन से ही कि मैं किसी से कुछ अपेक्षा रखती नहीं हूँ। तो फिर मुझे पता है कि ये जो कैटेगरी के सभी अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनको जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, समय कम होता है, हमें उनसे मिल के जुल के लेना पड़ता है, क्योंकि टीम वर्क करना है। तो ग्राम पंचायत से लेकर महापालिका तक टीम तैयार करना और टीम के साथ काम करना, उनके साथ मिलजुल कर काम करना, प्यार से काम करना और उनके टाइम से काम करना, ये जब हम करते हैं तो ही हमें रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम का इधर उधर हो गया या तो फिर किंतु परंतु हो गया तो उसमें थोड़ा सा हमें पीछे आना पड़ता है। लेकिन ये सभी मैंने कभी सोचा नहीं, वो कभी मायने रखा नहीं है। मेरा लक्ष्य एक ही था कि बेटी को बचाने का है, और फिर उसके बीच में जो कुछ सवाल आएंगे उस सवाल को उत्तर देते जाना है, ज्यादा कुछ भी माइंड नहीं करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ये मैंने पहले से ही मन में पक्का किया था, पक्का है, इसीलिए मुझे कुछ भी बॉदरेशन नहीं हुआ है। तो 11 सूत्री प्रोग्राम के बारे में हमारी बात चल रही थी। तो जब भी मैंने देखा कि ये जो बात है बेटी बचाओ की, ये देहात में भी, छोटे गांव में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, इसीलिए ग्राम सभा लेना, ग्राम सभा में ये जो ठहराव लेते हैं, ये जो रिजोल्यूशन पास कर लेते हैं, उसको एक अथॉरिटी होती है, उसके कारण ऐसे 11 कलम में पहला ही कदम देहात के लोगों को शामिल करते हुए
ग्राम सभा लेना है, ग्राम सभा में इसके बारे में रिजोल्यूशन पास करना है, ठराव पास कर लेना है कि हमारे गांव में एक भी स्त्री भ्रूण हत्या नहीं होगी और हर कोई जो भी बेटी आएंगी हम प्यार से उसका स्वागत करेंगे। ये पहला कलम मैंने बनाया और फिर जो बेटी आएंगी उसका सम्मान करना है, इसीलिए कन्या जन्म आनंद उत्सव हर गांव में होना चाहिए, ये प्रमोट किया। उसके बाद में हमारे गांव में एक बोर्ड होना चाहिए, हमारे गांव में कुल मिलाकर बेटियां कितने हैं, हमारे गांव में बेटे कितने हैं, तो एट अ ग्लांस हमें समझ में आ जाएगा कि इस गांव में काम करने की आवश्यकता है, इस गांव में काम करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर इसके आगे बढ़कर हमने देखा कि बेटी अगर हो तो उसके लिए कुछ फिक्स डिपॉजिट, कुछ ठेव पावती करने की आवश्यकता है, उसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट हो, इसलिए 1 रुपी मैजिक स्कीम शुरू किया। 1 रुपी मैजिक स्कीम यानी क्या कि अगर बेटी हो गई तो गांव में जितनी भी व्यक्ति है हर व्यक्ति ने 1 रुपी कंट्रीब्यूशन लेना है और सारे एक रुपया को जब साथ में आता है और जो भी पैसा इकट्ठा होगा इसमें बेटी का स्वागत करना है, बेटी के माँ का स्वागत करना है, सम्मान और सत्कार करना है। इसमें क्या हो जाता है, हर व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाती है और उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे बाबा मुझे बेटी हुई, लेकिन खुशी सबको हुई है। क्योंकि क्या होता है, जिसके घर में बेटी होती है ना, उनकी माँ बहुत बोझ के नीचे रहती है कि मुझे गांव वाले क्या बोलेंगे, मुझे मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे, इवन पियर वाले भी क्या बोलेंगे, ऐसे उनके मन में बहुत बड़ी शंका रहती है, प्रश्न होता है। लेकिन ये 1 रुपीज मैजिक स्कीम हम उनको कहते हैं, तो उससे बहुत अच्छा वातावरण गांव में, मोहल्ले में तैयार होता है। और फिर उसके बाद में हमने एक खास बच्चों के लिए जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए, बच्चों को हमने एक प्रोजेक्ट दिया। वो प्रोजेक्ट ऐसा था, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आ रही। हाँ। तो वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि देखो, एक जब भी कभी कोई भी माँ को अगर बेटा नहीं होता है तो उसका दोष माँ को दिया जाता है। कहते हैं कि माँ तू दोषी है, उसके कारण आपको बेटा नहीं हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है, और फिर उसको तकलीफ देना, फिर दूसरी शादी की धमकी देना वगैरह वगैरह, देहात में ऐसी बातें होती रहती है। तो लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है, वो साइंस अगर 8th, 9th और 10th के बच्चों को अगर समझा तो वो अपने घर वालों को भी समझा के बोल सकते हैं, और वो आगे चलकर वो बड़े होने वाले हैं, उनके खुद के परिवार में भी ऐसी कोई बातें नहीं होती है। वो साइंस में 1 मिनट में बताना चाहती हूँ कि माँ के पास X और X ऐसे 2 क्रोमोसोम होते हैं और पिताजी के पास X और Y ऐसे 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब माँ के पास से X आता है, पिताजी के पास से X आता है, तो 2 X हो गए, तो फिर बेटी का जन्म होता है। अगर माँ के पास से X आता है, क्योंकि माँ के पास दोनों X ही है, और पिताजी के पास से अगर Y आता है तो XY होता है, और XY होना यानी बेटे का जन्म होता है। इसका मतलब ऐसा है कि बेटे का जन्म होने के लिए कौन सा क्रोमोसोम आवश्यक है, तो Y क्रोमोसोम आवश्यक है। ये Y क्रोमोसोम किसके पास है, तो फिर पिताजी के पास है। इसका मतलब अगर माँ को बेटा नहीं हुआ तो दोषी किसको पकड़ना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए? हेलो, आवाज आ रही ना मेरी? हाँ, पिताजी को पकड़ना चाहिए। पिताजी को पकड़ना चाहिए। सुधा जी, लेकिन हमने एक मिनट में कंप्लीट करती हूँ। लेकिन हमने ये बात बोली कि इसमें दोषी किसी को नहीं पकड़ना चाहिए, ये तो कुदरत की बात है, ये तो निसर्ग की बात है, ये तो नेचुरल बात है, तो इसमें दोषी किसी को भी नहीं पकड़ना है। लेकिन साइंस को समझते हुए माँ को तकलीफ नहीं देना है, साइंस को समझते हुए माँ को तकलीफ ना हो, इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। ये बातें जब 8th, 9th और 10th के बच्चों को अगर समझती है तो बहुत बड़ा फर्क होता है। वैसे हमने किया, और हेल्थ एजुकेशन में
इसके बारे में एक लेसन हो, इसके लिए भी हमने सरकार के पास आग्रह पकड़ा है। हो सकता है कि अगले साल या उसके अगले साल वो सिलेबस में भी आ जाए, जिसके कारण बच्चों को ये बातें समझे और अगला भविष्य सुरक्षित रहे। ये बात होगी 11 कलमों में। उसके बाद का कलम है, मैं 11 कलम कंप्लीट करती हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद का जो कलम है वो है नकोशिला करूया हवेशी। माने कई गांव में ऐसा देखा गया है कि बेटी का नाम ही अनचाही रखा है, नकोशी नहीं चाहिए, इस ऐसा नाम उसका रखा है। फिर दगड़ी है, ढोंडी है, पथरी है, फसीबाई है, खट्टी है, ऐसे अलग अलग जिसके जो निगेटिव अर्थ उसका निकलता है, ऐसा होता है। और जब बच्चों को लगता है अगर मैं रिजेक्टेड हूं घर में तो मेरा लाइफ क्या होगा, तो ये जो प्रोजेक्ट शुरू हो गया वो सातारा में, जब मैं सभी ग्राम पंचायत के जो सारे सदस्य होते हैं, फिर आंगनवाड़ी ताई, आशा हेल्थ वर्कर, इनके साथ जब मैं प्रोजेक्ट कर रही थी तब मुझे ये बात समझ में आ गई। तो फिर मैंने जो महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, महिला बाल कल्याण समिति के काम करने वाले सभी जो भाई बहने हैं, उनको लेटर लिखा कि ऐसा अपने समाज में पाया जाता है कि बेटी का नाम नकोशी भी रखते हैं। मेरे लिए वो सरप्राइज था, तो मैंने लेटर लिखा। फिर एक एक डिस्ट्रिक्ट से रिस्पांस आने लगा, लेकिन सबसे पहला रिस्पांस मिला वो सातारा डिस्ट्रिक्ट में। और उसमें फिर सातारा डिस्ट्रिक्ट के आदरणीय डीएचओ सर डॉक्टर पवार सर थे, और फिर उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। और अच्छा काम करते हुए 283 नकोशी नाम की बेटियों का एक ही समय पर, एक ही दिन पर हम नामकरण कर सके। उनका नेमिंग सेरेमनी किया। और तभी के पहले सबका काउंसलिंग करना, सबसे माता पिता से बात करना, उनको जो चाहिए अच्छा नाम, उनकी पसंद का नाम, ये डिसाइड किया। और फिर वो फंक्शन एक दिन में हुआ। तो ये हो गया नकोशिला करूया हवेशी। फिर 7वां कलम जो है वो युवा पीढ़ी को साथ में लेना है, इसीलिए सारे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उनके साथ मीटिंग हो गई। और मुझे शासन की तरफ से मुझे अधिकार दिया हुआ था, इसलिए जब उनके साथ मीटिंग हो गई, डिसाइड हो गया, ये प्रोजेक्ट हर एक यूनिवर्सिटी ने बहुत स्वागत के साथ स्वीकार किया और हर कॉलेज में ये प्रोजेक्ट होने लगा। तो युवा पीढ़ी अपने आप जुड़ गई। उसके बाद में 8वां कलम है 8वां फेरा बेटी बचाओ का। माने शादी ब्याह में हम 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे यानी पति और पत्नी ने एक दूसरे को दिए हुए वचन होते हैं। उसमें एक वचन और एक ऐड किया कि अगर हमारे घर में बेटी होती है तो हम दिल से उसका स्वागत करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये शादी में जब ये प्रतिज्ञा ली जाती है या 8वां फेरा लिया जाता है, उस समय सारे समाज के व्यक्ति उपस्थित होते हैं और फिर ये संदेश समाज में भी जाता है। और जो पति और पत्नी ये प्रतिज्ञा लेते हैं वो आगे भी फॉलो करते हैं। तो ऐसे 10,000 से भी ज्यादा वधू वर ने अभी तक ये 8वां फेरा लिया है। अभी लॉकडाउन में भी जो शादियां हुई कम लोगों के साथ, उन्होंने भी, यानी मैं वहां पहुंच नहीं सकी कोरोना के कारण, लेकिन ऑनलाइन वीडियो कॉल में ये 8वां फेरे का मंत्र मैंने सबको सुनाया था और सबका अच्छा हो गया था। फिर 9वां जो कलम है वो है एएनसी ट्रैकिंग। एएनसी ट्रैकिंग सुधा जी एक मिनट, 8वें फेरे का जो मंत्र आपने बताया था ना, वो क्या था मंत्र? लेका एवढीच लेक ही भारी, हाच संदेश घरोघरी, 8वां फेरा घेऊया, स्त्री जन्माचे स्वागत करूया। बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान, हम लेंगे 8वां फेरा और करेंगे स्वागत महान। वाह क्या बात है। हिंदी और मराठी और ये पूरे देश में बहुत अच्छी तरह उसका स्वागत हुआ। आपने परिचय में पढ़ा ही है, तो पूरे देश में ये 8वां फेरा बहुत ही अच्छी तरह स्वीकार किया गया। और मैं खुशी से बोलती हूँ कि जो अपने कांकरिया, कटारिया और जो समाज में शादियां हुई उसमें भी बहुत सारे 8वें फेरे लिए गए।
और सामुदायिक विवाह सोहळे में भी बहुत अच्छी तरह 8वां फेरा लिया गया। और फिर अभी 90 पर आती हूँ, वो है सामुदायिक डोहाड़ जेवण, यानी गोद भराई के जो प्रोग्राम से वो सामूहिक करना है और फिर उसमें गर्भ रक्षण और गर्भ संस्कार का उनको पाठ पढ़ाना है और तभी गर्भवती माता ने शपथ लेनी है। तो हमारी जो बहू जी है डॉक्टर श्रुतिका जी, उनका भी हमने सामूहिक डोहाड़ जेवण किया था, 2 बार किया था। और तभी उनके साथ में जो भी माताएं उपस्थित थी, गर्भवती माताएं उपस्थित थी, उसमें से 10 माताओं को बेटी हुई। सबने बहुत ही अच्छी तरह बेटियों का स्वागत किया और मुझे खुशी है कि मुझे भी 2 पोतियां हैं, स्मीरा और श्लोका। 2 प्यारी प्यारी पोतियां मुझे है, इसलिए मैं डॉक्टर श्रुतिका जी को हमेशा बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा तोहफा मुझे दिया है कि स्मीरा और श्लोका। तो ये हो गया। नाम भी बहुत अच्छे हैं, नाम भी बहुत अच्छे रखे आपने। थैंक यू सो मच। तो ये जो सामूहिक गोद भराई का प्रोग्राम बाद में अभी एएनसी ट्रैकिंग के रूप में सामने आ गया। वो कैसा कि जो माता गर्भवती हो जाती है उसका रजिस्ट्रेशन होने लगा। रजिस्ट्रेशन होने के कारण हमें उनकी हिस्ट्री समझ में आ गई कि उनको पहला बेटा है या बेटी है या वो फर्स्ट टाइम ही गर्भवती हुई है। तो जिनको पहली बेटी है, जब हमें वो समझता है कि पहली बेटी है तो संभावना होती है कि दूसरी बेटी वो स्वीकार करे या न करे। तो ऐसे परिवार का और आंगनबाड़ी ताई, आशा हेल्थ वर्कर का हमने एक जोड़ी लगा दी कि बाबा इस परिवार से आप फ्रेंडशिप करना और उनको कुछ सवाल हो या उनके घर में कुछ हलचल हो तो आप हमें कहना। तो फिर आगे जाकर अगर कुछ गलत कदम जाता है तो जाने के पहले ही हम उनको संभाल सके। तो एएनसी ट्रैकिंग अभी ऑनलाइन भी हो गया, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में बहुत अच्छा रिस्पांस उसका मिलने लगा। ये है 9th, फिर 10th में वो लीगल बातें हैं और 11th जो है वो सामूहिक प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा के रूप में सबने प्रतिज्ञा लेनी है। ऐसे प्रतिज्ञा, सामूहिक प्रतिज्ञा जो 25,000 से भी ज्यादा एट अ टाइम, सिंगल टाइम प्रतिज्ञा लेते हुए ऐसे अनेक किस्से हो गए हैं। ऐसे 11 पॉइंट एक्शन प्लान है। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए सुधा जी, जब हम कौन सा भी काम लेते हैं तब 0 से शुरुआत करते हैं और वो ऊंचाई बहुत ऐसी जल्दी पार नहीं होती है, जल्दी सफलता हासिल नहीं होती है। कहते हैं ना कि जब तक न हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। अरे कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसी कोशिश पे आप डटे रहे। मैं तभी आप जब XY XX क्रोमोसोम का आप बता रहे थे, तभी मैं ये बताना चाहती थी ये हमारे मैंने देखे हैं, पेपर आउट भी ये हुआ है कि ऐसी भी बहुत ऐसे कपल्स हैं, बहुत ऐसे परिवार है, सिर्फ जैन नहीं बाकी के पूरे समाज के बारे में बता रही हूँ मैं, कि अगर किसी को 2 बेटियां हैं तो 2 बेटियां के बाद भी वो तीसरा चांस लेते हैं कि नहीं मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा क्योंकि बेटा मेरे वंश का दीवा है और आगे जाके मैं उसके घर ही रहने वाला हूँ। ये सामाजिक उनकी कुछ गलतफहमी नहीं है, वो वैसे ही जो ऑर्थोडॉक्स विचारसरणी है वो उनके ऊपर थोपाई गई है। लेकिन ऐसे भी पेपर आउट मैंने पढ़ा था 1 महीने पहले, 1 से 1.5 महीने पहले, कि पूना में कहा तो भी ऐसी कोई है बाबा, ऐसा कोई तो भी, तो वो गोलियां देता है प्रेगनेंसी रहने के बाद बेटा होने के लिए, और वहां पे भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। तो आप इतना प्रचार प्रसार कर रही, तो आपको नहीं लगता ये कहा तो भी जो अच्छे विचार के, अच्छे परिवार से लोग हैं, उनकी भी ये विचारसरणी बदलनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, भले वो बेटी हो वो बेटा हो, उसके बारे में तो आप क्या बोलेंगी? यहाँ पर 2 बातें हैं। नंबर 1 कि जो ये काम कर रहे हैं बेटा बेटी बताने का, ये गलत है। अगर उनका नाम समझा तो हम उनको समझा देंगे जी। तो अगर आपको उनका नाम पता है तो आप मुझे मैसेज कर लेना,
ठीक है ना? जी जी। एक 1.5 महीने पहले पेपर आउट हो गया था ये बात भी, तभी मुझे हंसने को आया, क्योंकि हम भी मेडिकल के स्टूडेंट है, तो हमने भी पढ़ा XXXY क्रोमोसोम में क्या रहता है, और फिर भी उसके ऊपर लोग विश्वास रखते हैं और जाते हैं। बराबर है। और दूसरी बात कि ये अभी जो परंपरा से एक माइंडसेट बन गया है, क्या बन गया है कि बेटा ही कुल दीपक है और बेटी पराय धन है। ये जो माइंडसेट जो बना है ना, उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको प्रार्थना करती हूँ, कटारिया फाउंडेशन को प्रार्थना करती हूँ कि आप भी इसमें जुड़ जाए और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को, ज्यादा से ज्यादा समाज को हमें जागरूक करना है। तो इसमें एक बात हम उनको बोल सकते हैं कि बेटा को कुल दीपक क्यों कहा गया है, इसका अगर हमने शांति से सोचा तो बेटा पढ़ता है, कमाता है, बेटा वृद्धापन की काठी बनता है, ऐसा बोलते हैं। मैं समाज की बात बता रही हूँ। और चौथी बात कि जब भी मृत्यु हो जाती तो लास्ट अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी जरूरत रहती है। लेकिन हम आज की दुनिया में तुलनात्मक अभ्यास अगर किए तो बेटा पढ़ता है, बेटी भी पढ़ती है, बेटा कमाता है, बेटी भी कमाती है, बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि हमने हमारे बचपन में या 10 साल पहले, 20 साल पहले वृद्धाश्रम ये सुना नहीं था। वृद्धाश्रम सुना नहीं था, जो आज हम देखते हैं कि कितने सारे वृद्धाश्रम हो गए। कितने सारे वृद्धाश्रम में माताजी पिताजी जा रहे, दादा दादी नाना नानी जा रहे, कितने, है ना? तो इसका ही मतलब है कि वो बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रहा है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण है कि दोनों बेटियां हैं और दोनों बेटियां अपने माता पिता को संभालती है। अभी हमारे ही पियर की बात मैं बताती हूँ। हमारे भाभी जी हैं, जो मेरे भाई है डॉक्टर हेमंत, उनकी बेटर हाफ डॉक्टर प्रीति, उनके माता जी पे, उनको एक बहन है जो अमेरिका में रहती है और माता पिता है। तो वो माता पिता को, पिताजी उनके नहीं रहे अभी कुछ साल पहले से, लेकिन माता जी के लिए दोनों ही बेटियों के घर में एक स्पेशल रूम बनाई है। यानी मेरे भी भाई जी के घर में एक स्पेशल रूम माता जी के लिए, और माता जी यहाँ रही तो यहाँ रहेंगी और दूसरे बहन जी के यहाँ रहेंगी तो उनके लिए भी। यानी इतना आदर, सम्मान, प्यार और बहुत ही आग्रह से उनको रखते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। ये मेरे आंखों के सामने एक उदाहरण है। यानी मेरी भाभी जी, उनकी माता जी, यानी उन माता जी को दोनों ही बेटियां हैं और अभी उनके पतिदेव नहीं रहे कुछ साल पहले अब बुढ़ापे के कारण, लेकिन ये दोनों ही बेटियां इतने प्यार से, और वो तो अभी आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन जब मैं जाती हूँ घर पर पियर में तो मैं देखती हूँ कि इतनी हंसते हुए, वो आशीर्वाद देते हुए इतना समाधान से रहती है। हम भी उनको पूछते हैं कि क्यों आपको लगता है कि बेटा चाहिए? बोले नहीं, ये हमारी बेटी बेटे से भी ज्यादा बढ़िया है। इतना प्यार, इतनी सम्मान के साथ बहुत अच्छी तरह मिलजुल कर रहना, ये भी उदाहरण है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बेटा सब कुछ कर सकता है, उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी बेटे करते नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी बेटियां करती हुई हमें नजर आती हैं। तो ये समाज के मन में जो पक्का हो गया ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठा है, तो उससे बाहर आने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों ने इसके लिए प्रबोधन और जागृति करने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर करेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि ये जो बातें हो रही है ये और कम हो जाएंगी। पहले से कम हो गई है, लेकिन और भी बहुत कम हो गई। नहीं, सही में सुधा जी की, सही में बेटियां शीतल हवाएं है जो पिता के घर बहुत दिन
तक नहीं रहती, वो तरल जल की पराते हैं, लाज की उजली कनाते हैं, पिता का घर रहता है स्वच्छ सुंदर हृदय जैसा, लेकिन बेटियां ऐसी घटा है कि जो चली जाती है दूसरों का भी घर अच्छी तरह से स्वर्ग बनाती है और दोनों लाइफ और दोनों घर का वो उद्धार करती है। सही है, ये बात जैसे आप बिल्कुल कर रही साची, हो। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल सही आपने कहा। अब मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी कि एक लेडी जब इतना काम करती है, जिसको पारिवारिक सपोर्ट भी बहुत है, जो इतना एक डॉक्टर है, खुद मैंने आपको याद नहीं रहेगा शायद से, आपको स्वानंद भरारी पुरस्कार दिया गया था, समाज भूषण पुरस्कार, स्वानंद महिला संस्था जो सुरेखा जी की है, मेरी माता जी की, मम्मी की। तो तभी आप हमारे घर पे आई थी खाना खाने के लिए, तब मैंने आपको देखा था, आपको मौन था जी, आपको, तब खाना खाते वक्त आप बिल्कुल नहीं बात कर रहे थे। जी, तो मुझे आपका, जब मैं जीवन चरित्र ये डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, तब मैंने देखा कि आप मेडिटेशन, योगा, इसमें बहुत बहुत बड़ा काम कर रही है और खुद उसमें बहुत 101% इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं आपको एक गुजारिश करूंगी, आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि जीवन में, आपके जीवन में हो या हर एक इंसान के जीवन में हो, योग हो, प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, वो कितना मायने रखता है और उसका कितना पॉजिटिव रिजल्ट हमारे बॉडी के ऊपर रहता है। जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। योग हो, प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, एक ये जीवन जीने की कला है। हमारा जीवन फिजिकली भी अच्छा हो, साइकोलॉजिकली भी अच्छा हो, सोशली भी अच्छा हो और स्पिरिचुअली भी अच्छा हो। तो हम बनना चाहते हैं हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। हम हेल्दी दोनों मायने, तन से भी मन से भी। हम वेल्दी बनने चाहते हैं, संपन्न बनना चाहते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। ये सारी बातें पॉसिबल है, सारी बातें पॉसिबल है जब हम हमारा लाइफ डिसिप्लिन करते हैं, जब हमारा लाइफ हम प्लान करते हैं, जब हमारी दिनचर्या भी हम प्लानिंग से करते हैं। सुबह का उठना है, कौन से समय पर क्या करना है, और मेडिटेशन हमें ये सारी बातें सिखाता है। राज योगा मेडिटेशन जो है वो जीवन जीने की कला है और उसमें छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखा है। मेडिटेशन माने केवल बैठकर करने की बात नहीं है, लेकिन हर पल, हर क्षण, हर श्वास जब हम लेते हैं, हर श्वास को हम जब छोड़ते हैं, हर पल जो हम जीते हैं, भले जीना चलते हुए हो, बोलते हुए हो, खाते हुए हो, पीते हुए हो, सोते हुए हो या सपने देखते हुए हो, लेकिन हर पल, हर क्षण कैसा जीना है ये हमें राज योगा मेडिटेशन सिखाता है। तो जब हम ये सारी बातें समझ जाते हैं, जीवन को समझ जाते हैं, जीवन की सच्चाई को समझ जाते हैं, और ये सारी बातें मन से संबंधित हैं। जब मन शांत होता है तब मन की कैपेसिटी बढ़ती है, वर्किंग स्किल की कैपेसिटी बढ़ती है, और तब यानी सारे जो डिसीज है वो साइकोसोमेटिक डिसीज है, यानी पहले मन में आते हैं और फिर शरीर पर आते हैं। ये तो हो गई बीमारी की बात। और फिर जब मन प्रसन्न होता है, शांत होता है, अधिक कुशलता से काम करता है, अधिक स्किल से काम करता है, और उसकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो भी बहुत परफेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है। इसीलिए कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी बिजनेस हो वो अच्छी तरह कर पाता है। इसीलिए वेल्दी होना, संपन्न होना और अर्थार्जन बहुत अच्छी तरह करना उसको पॉसिबल हो जाता है। जब उसका मन शांत होता है, एक दूसरे की तरफ देखने का नजरिया भी ठीक होता है, अच्छा होता है, और बड़े कैसे है, समाज कैसा है, इसका ज्ञान बहुत अच्छी रीति जब वो समझ जाता है, तो किसी से अपेक्षा न करते हुए सबके साथ मिलजुल कर लेना है, सबको समा कर लेना है, सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, ये उसको समझने लगता है। फिर पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, उसमें भी सुधार आने लगता है। और फिर स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक जीवन, एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि हम सभी कहते हैं जय जिनेंद्र, जय
जिनेंद्र। जी, तो जय किसकी जिनेंद्र, है? हाँ। जिनेंद्र की है। यानी हर कोई व्यक्ति जी। जो है वो केवल ये दिखाई देने वाला शरीर नहीं, तो ये शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो प्राण है, जिसको हम आध्यात्मिक लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, यानी हर एक व्यक्ति आत्मा है, लेकिन उसने ये शरीर को धारण किया है। कभी ये शरीर पुरुष का हो सकता है, कभी ये शरीर स्त्री का हो सकता है। इसीलिए जब ये बातें हम जानते हैं, पहचानते हैं, साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि ये प्राण जो होता है, प्राण ऊर्जा जो होती है, जो आत्मा होता है, जो सोल होता है, सोर्स ऑफ यूनिक एनर्जी होता है, तो वो जो है वो हर एक व्यक्ति वो है। और ये जो ऊपर का शरीर है वो वस्त्र जैसा है। कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। हर जन्म में वो शरीर रूपी वस्त्र को चेंज करता है। फिर वो अगर चेंज करता है तो वो स्त्री का हो या पुरुष का हो। इस जन्म में मैं स्त्री का हो सकता है अगले जन्म में पुरुष का हो। तो ये भेद करना ही क्यों? तो ये भेद जो है यहाँ पर मिट जाता है। तो आध्यात्मिक लेवल पर जब हम जीने लगते हैं, तब हम दुनिया को समझने लगते हैं, परिवार को समझने लगते हैं, स्वयं को समझने लगते हैं, और जीवन की तरफ देखने का हमारा नजरिया वो सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। और फिर हम अंतर्मुख होते हैं, चिंतन मनन करने लगते हैं, और उसमें से अंदर की यात्रा, इंटरनल जर्नी हमारी शुरू हो जाती है, और उसको ही मेडिटेशन कहा गया है। और मेडिटेशन से मन शांत होता है बहुत ही अच्छी तरह। यानी मन के भी अगर पार्ट देखें तो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड है। जो कॉन्शियस माइंड है वो ऊपरी ऊपरी माइंड है, वो तो चलते बोलते वो ठीक है, लेकिन जो कुछ भी संस्कार है वो सबकॉन्शियस माइंड में है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड को हम बदलना चाहते हैं, संस्कारों का परिवर्तन भी इसके करते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक डाकू, क्या नाम उनका, पंचम डाकू, कि जिन्होंने बहुत सारे दरोड़े डाले वगैरह, लेकिन जब वो राजयोग का मेडिटेशन करने लगा तो वो जो डाकू है, गुनहगार है, तो वो भी संत बन गया। इतना बड़ा संस्कारों का परिवर्तन हमारे आंखों के सामने आज है। तो ये जो दुनिया में हम चाहते हैं कि संस्कारों का परिवर्तन हो, जितना जितना हम मेडिटेशन की तरफ ध्यान देंगे, जितना जितना मेडिटेशन हम हमारे रूटीन लाइफ में लाएंगे, उतना उतना हम खुद में और सब में परिवर्तन पाएंगे। ये जो मेडिटेशन की बात है बहुत डीप बात है, वो कुछ घंटों में बताने जैसी नहीं है। आपने इतनी सुंदर शब्दों में बताया है सुधा जी कि ऐसे लगता है कि सुनते ही जाओ। हमारे पास समय की बहुत सीमा है, इसीलिए हम वो पूरा नहीं सुन पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो ऑनलाइन ही सही, हम एक 7 डेज का कोर्स ले सकते हैं, रोज 1 घंटा 7 दिन, ऐसा हम ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर कटारिया फाउंडेशन अगर ये प्रोजेक्ट रखता है तो मैं तैयार हूँ कभी भी आपके साथ। बहुत धन्यवाद मैडम, हम पक्का रखेंगे जी। सच्ची में ताई है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही विषय ये कितना अच्छा लग रहा है। आपका जो सुन रहे हैं ना, सुनते जाए। और ये 100% हम 7 डेज का प्लान करके हम आपको जल्द ही बताएंगे कौन से डे से कौन से डे तक करना है। जी जी जी, बहुत बढ़िया पुष्पा जी, बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। अब मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी कि आपका कैलिफोर्निया, जर्मनी, अलग अलग यूरोप में भी ऐसे अलग अलग पिनोलोपी कॉन्फ्रेंस में भी आपको नवाजा गया था। कैलिफोर्निया और जर्मनी में भी आपकी रेडियो पे इंटरव्यू वायरल हो गए थे, तो उसका अनुभव कैसा था एज इंडियन? तो वो ऐसा हुआ कि जब सातारा जिले में 283 नकोशी नाम की बेटियां एक ही साथ जब उनका नाम बदली किया गया और वो भी विधि पूर्वक किया गया, तब ये न्यूज सुनते हुए वो न्यूज इतनी वायरल हो गई कि पूरे विश्व में चली गई कि अरे ऐसा भी नाम रखते हैं।
भारत देश में ऐसा नाम रखते हैं, रिजेक्टेड, नहीं चाहिए, अनचाही, नकोशी, ढोंडी, पथरी, फसीबाई, ऐसे नाम रखते हैं, खट्टी, ऐसा नाम उनको इतना अचरज लगा कि ऐसा नाम रखते हैं और बेटियां भी उस नाम से आती जाती रहती, सुनती रहती है। वो उनके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज था। और जब भी इतनी सारी बेटियों का नामकरण एक ही दिन एक ही मंच पर हो रहा है, वो सुनते हुए वो एकदम हवाक हो गए। और फिर उन्होंने मुझे, तभी उस जमाने में, वो 2007-8 की बात होंगी, तो उस जमाने में ऐसे वीडियो कॉल कम थे, लेकिन स्काइप चलता था ना, स्काइप चलता था। तो उन्होंने स्काइप के ऊपर मेरा इंटरव्यू लिया था। उनके न्यूज़पेपर में, यानी उनके देश के न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपकर भी आई थी, और वो उनको यानी बहुत ही बड़ा एक शॉकिंग न्यूज थी उनके लिए। और फिर रेडियो ने भी मुलाकात लेना शुरू किया, और फिर टेलीविजन ने भी मुलाकात ली, और सबके यही क्वेश्चन थे कि ये ऐसा कैसा, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वगैरह वगैरह। और उसके बाद में भी वो फॉलो करते रहे। फिर 8वां फेरा जो है बेटी बचाओ का, ये भी उनके लिए बहुत अचरज की बात थी कि ये बाबा, ये फेरे क्या होते हैं। नंबर 1, एक तो फेरे पता नहीं, उसमें ये 8वां फेरा, वो भी बेटी बचाओ का। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो ज्यादा गर्भावस्था में बेटियों को ज्यादा मारने वाले 2 देश है, एक भारत और एक चीन। इसमें ज्यादा स्त्री भ्रूण हत्या होती है। और बाकी सारे लोगों को इसके बारे में इतना अचरज लगता कि अरे ये क्या है, ये बहुत ही भयानक बात है। मैं आपको बोलती कि 2012 में मैंने एक न्यूज पढ़ी थी। वो न्यूज में ऐसा लिखा था कि गए 20 साल में 1.5 करोड़ बेटियां गर्भ अवस्था में मारी गई। सुनकर ही ओ माय गॉड, अरे बहुत ही कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हम लगता है कि अभी हम यानी ये समाप्त होने, कलयुग का अंत है, ऐसा हमें लगने लगता है। इतना भयानक ऐसा ये माहौल है। लेकिन फिर भी हमें न डरते हुए, उदास निराश न होते हुए हमें आगे ही बढ़ना है। और अभी मैं आप सबको प्रार्थना करती हूँ कि कटारिया फाउंडेशन के आप सभी इस मिशन के साथ जुड़ जाए, तो जल्दी जल्दी भारत का सेक्स रेशो बढ़ जाएगा। और एक्चुअली भारत की संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति है। अहिंसा परमो धर्मः, अरे क्या संस्कृति है। कभी हम युद्ध भी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अरे अपनी ही बेटी है, अपना ही पेट है, अपना ही परिवार है, अपना ही जीवन है, लेकिन फिर भी हम उसको बाहर आने नहीं देते। ये ना विरोधाभास है। अभी भी देखो नवरात्रि का महोत्सव चालू है, देवी की पूजा हो रही है, स्त्री शक्ति का उदो हो रहा है मंदिरों में, लेकिन गर्भ जैसा वो भी एक मंदिर है, वहां जो कुछ भी देवी है उसका क्या हो रहा है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कही सुधा जी आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुधा जी मुझे एक बात बताइए, ये सब है चालू था, हमने देखा था बचपन में दूरदर्शन में एक कथक की एड थी, उसमें आप थे, एक साइड में देखे थे मैंने आप। तो मुझे एक बात बताइए कि एक नेत्र तज्ञ, एक सोशल वर्कर और एक नृत्य तिलिका, ये जर्नी कैसी थी? बचपन से ही मुझे ना नृत्य का, गीत का, कविताओं का, साहित्य का, पढ़ाई का, किताबों का पहले से ही मुझे बहुत लगाव, बहुत ही लगाव। और उसमें मैं बचपन में ही मैंने शास्त्रीय नृत्य के पाठ पढ़े थे, क्लास किए हुए थे। और वो भी यानी क्या है कि जब क्लासिकल डांस जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ योगा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ योग मुद्रास है, और उसमें भी बहुत अच्छे पॉजिटिव हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं। हमारा आईक्यू और ईक्यू भी अच्छा इंप्रूव होता है। तो बचपन से ही मुझे लगाव था, तो मैंने बचपन से ही बहुत अच्छी तरह उसको रियाज के रूप में रखा था। और उसके बाद में एक मुझे चांस मिला कि 12 घंटा लगातार नृत्य करने का, और फिर मैंने वो किया। और उसके बाद में जो दूरदर्शन का
जो थीम सॉन्ग होता था ना न्यूज के पहले का, हाँ, उसमें न्यूज के पहले उसमें का। मेरा नृत्य काफी साल था। वो हाँ, आपने बहुत देखा। साल था, हमने भी देखा है सुधा जी जी आपका। जी जी जी। मैं आपको एक पूछना चाहती हूँ सुधा जी कि अब आप इतने बिजी रहते हो तो आपका डेली शेड्यूल कैसा है? डेली शेड्यूल शेड्यूल क्या है कि आपसे हमारे जैसे लोग प्रेरणा ले सके कि आपका किस तरह से आपकी दिनचर्या है, कि ये भी काम करते हो आप, वो भी करते हो, फैमिली भी देखते हो, समाज के प्रति देखते हो, खुद की तरफ भी ध्यान देते हो, तो कैसा है आपका डेली शेड्यूल? मैं आखिरी चरण में आ रही हूँ, आखिर के 5 मिनट आपके लिए लूंगी सिर्फ। हाँ। जी 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 जी। सुबह मैं 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे उठने के 3 बजे। बाद मेरा खुद का स्वयं का मेडिटेशन होता है, और फिर मैं ड्रेसअप होकर यूनिफॉर्म पहनकर, यानी राजयोगा मेडिटेशन ब्रह्म कुमारी इसका जो है, तो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो वो हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। तो पहट को 4 बजे अमृत वेला मेडिटेशन होता है, 4 से 5 बजे तक। फिर 5 से 6 बजे तक हम हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, माने जो जो बीमार व्यक्ति है उनके एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं। तो कोरोना के पीरियड में हमने ये हीलिंग देना शुरू किया। आज तक 9,000 से भी ज्यादा बीमार व्यक्तियों को हमने हीलिंग दिया। तो उनकी हमारे पास रोज एप्लीकेशन आते, उनको हम सुबह के 5 और 6 के बीच में हीलिंग मेडिटेशन करते हैं। और 6 से 7 में मुरली क्लास होता है। मुरली क्लास माने परमपिता परमात्मा ने जो महावाक्यों का उच्चारण किया है वो प्रिंट रूप में हमारे पास आता है। तो हम वो सामूहिक रीत्या, यानी वो हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते हैं, उसके बारे में वार्तालाप करते हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कैसा उतारना है उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। ये 6 से 7 होता है, यानी सुबह 4 से 7 3 घंटा ऑनलाइन रोज डेली होता है, और 3 बजे उठने का भी एवरीडे होता है। और फिर उसके बाद में मैं वॉकिंग के लिए जाती हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मॉर्निंग वॉक 7:15 7:30 से 8:30 तक 1 घंटा होता है। उसके बाद में हमारा मॉर्निंग ग्रुप के सारे लेडीज होते हैं, 10-15 मिनट हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, गपशप होती है। फिर घर आने तक 9 बज जाते हैं, और फिर नाश्ता कम खाना करते, क्योंकि मैं यूजुअली मेरे प्रयत्न होता है मेरा कि व्यास ना करूं। तो चातुर्मास के तो 4 महीने मैं कंपलसरी व्यासना करती हूँ, और बाकी भी टाइम मैं व्यासना ही करने का कोशिश करती हूँ। तो मेरे लाइफ पैटर्न में मैं 90%, यानी साल में 90% मेरा व्यासना ही होता है। तो फिर 9:30-10 के बीच में हमारा एक ब्रेकफास्ट कम खाना हो जाता है। उसके बाद में अभी हॉस्पिटल की जिम्मेवारी मैंने बहुत कम कर दी, यानी नहीं के बराबर। फिर केवल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो केवल देखती हूँ, या बाकी कुछ बातें जो होती है स्टाफ के बारे में वो कुछ देखना होता है वो देखती हूँ। उसमें 1-1.5 घंटा चला जाता है। और फिर जो दूसरे दिन मुझे 3 घंटे का क्लास लेना होता है मेडिटेशन का, उसकी बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। यानी 3 घंटा बोलना है, उसके पहले 3-4 घंटे तो भी पढ़ाई की आवश्यकता है। पढ़ना पड़ता है। तो दोपहर के समय में मेरा पढ़ना होता है। शाम के समय में फिर से मैं 5:30 से 5:15 5:30 से 6 बजे तक इवनिंग वॉक कर लेती हूँ। 6 से 7 मेरा मौन व्रत होता है। मौन व्रत को भी मेरे करीब 35 इयर्स हो गए हैं, और मैंने ये 35 इयर्स में एक भी दिन मेरा मौन व्रत तोड़ा नहीं है। एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया है। वैसे ही रात को मैं भोजन नहीं करती हूँ। मेरा भोजन का समय 4-4:30 बजे है। उस समय मैं भोजन कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर दूसरे दिन ही करती हूँ। तो फिर ये शाम 6 से 7:30 बजे तक मेडिटेशन, मौन व्रत ये सब में चला जाता है। और शाम में फिर सबके साथ वार्तालाप करना, किधर आना है जाना है वो सारी बातें करना, और 10 बजे सो जाना। सोने के पहले
जैसा हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण में जो बातें हम करते हैं वो सोने के पहले मैं करती हूँ। एक्चुअली विधि पूर्वक प्रतिक्रमण नहीं, लेकिन सोने के पहले दिनचर्या को मैं अवलोकन करती हूँ। मेरे हाथ से जहां जहां गलती हो गई ऐसे मुझे महसूस होता है, और मेरी गलती से किसी को दुख हुआ जो मुझे मैं समझती हूँ, उनकी मैं मन के मन में क्षमा याचना करती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जाने अनजाने में दूसरों से कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं कि जिसके कारण अपना भी मन दुखी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मैं माफ कर देती हूँ, क्षमा कर देती हूँ, और फिर परमपिता परमात्मा को याद करते हुए फिर सो जाती हूँ। ये छोटा सा बहुत सोने के पहले मैं रोज बहुत बढ़िया। यानी वो आपके छवि से ही दिखता है कि आपके ऊपर मेडिटेशन का कितना प्रभाव है और उसमें आप कितनी झोंकी हुई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। आखिरी सवाल, समय की मेरे पास बहुत पाबंदी, नहीं तो 1 घंटा तो ऐसी तो चर्चा चलती थी हमारी, लेकिन हमारे पास समय की बहुत पाबंदी है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगी, जो अपने विषय पे, इस विषय पे हम 1 घंटा हो गया वार्तालाप कर रहे हैं, तो आप हमारे इस कटारिया फाउंडेशन के जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को, या YouTube के माध्यम से अनेक दर्शक जुड़े हुए हैं हमसे, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहती है इस कल युग के जमाने में? अगर अपना स्वाभिमान रखना है, अगर अपनी खुद की पहचान रखनी है, तो हर एक जिम्मेदार नागरिकत्व को, भले हो लड़की हो लड़का हो, जेंट्स हो लेडी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी सुधा जी? श्वेता जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए सुरेखा जी। मुझे ये ताई को पूछने का है कि राष्ट्रपति के हाथों से अपने जैन समाज के लेडीज को एक नहीं 2 बार पुरस्कृत किया जाता है। हमें तो बहुत गौरव महसूस होता है। थैंक यू जी। हाँ, बहुत गौरव महसूस होता है। ये मेरा नहीं, हम सबका मिलकर है। हाँ, नहीं, हमारा सबका बहुत गौरव महसूस होता है हमें सबको। तो लेकिन ये मेरा अकेली का नहीं है, हम सबका मिलकर है। बात है, वो तो सही बात है, लेकिन ये बात क्यों मैं दोहराना चाहती हूँ कि 1 बार नहीं 2 बार हमारे जैन समाज के लेडीज को डिवोटेड काम करते हुए राष्ट्रपति की सराहना, ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। तो आपको इस बारे में वो लेते समय क्या भाव आपके मन में आए? और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी थी, आपको ग्राम मेरे ख्याल से निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला, निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला। तो सही में सुरेखा जी ने कहा, वो बहुत बढ़िया कहा कि कैसी भावना थी आपकी, क्या फील हुआ? मुझे खुशी हुई, लेकिन खुशी से ज्यादा मुझे ना ऐसा लगा मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल खुशी तो हुई, लेकिन खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई, ये एहसास मुझे ज्यादा हुआ। सच्ची बात है। मेरा और एक क्वेश्चन है आपको ताई, कि ये समस्या है मेरी कि अपन जो कन्यादान करते हैं, तो कन्यादान एक सजीव है, अपन एक लड़की और कन्यादान, ये कहा तो भी मुझे चुकता है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी, कन्यादान ये शब्द गलत है, शब्द गलत है। कन्यादान ये शब्द गलत है, लेकिन उसको कुछ शब्दों को उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये दान नहीं है, ये दान नहीं है। इसको मुझे लगता है शब्दों को बदलना चाहिए। आप भी सोचिए क्या शब्द होना चाहिए, मैं भी सोचती हूँ, और फिर से हम ये सर्कुलेट करेंगे कि ये शब्द यूज न करें, वो शब्द यूज करें, क्योंकि शब्द गलत है। दान नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कन्या का स्वागत हो सकता है, स्वागत हो सकता है, दान नहीं हो सकता है। तो हम स्वागत ही कहे, बहू बेटी एक साथ दोनों का स्वागत में बहू जी के बेटी जैसी है। जब भी मैं देख रही हूँ, जो मेरा इंटरव्यू ले रही है, वो कटारिया जी की बेटी है और राठौर जी की बहू है, लेकिन कितना बढ़िया वो इंटरव्यू ले रही है, और कितनी होनहार है, कितना स्किलफुल है, आवाज में कितना माधुर्य है, और कितनी इंटेलिजेंट है।
तो मोहब्बत है बेटी आपकी, नहीं तो मोहब्बत बहू है आपकी। कहाँ से लाओगे? बेटी ही नहीं रही तो बहू कहाँ से लाओगे? और एक बात है, अजय पहले आपका सवाल आने दो, फिर मैं बात करती हूँ। नहीं, बोलिए सुधा जी, बोलिए। मुझे वही पूछना था आपको कि बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे, ये मानसिकता चेंज होनी चाहिए। तो उसके बारे में आप दर्शकों को ऐसा कुछ बता के जाइएगा कि हर एक की मानसिकता कैसे रहता है। एक वक्ता बोलता है, हजारों लाखों श्रोते सुनते रहते हैं, लेकिन एक वक्ता के बोलने से अगर किसका मत परिवर्तन हो जाए, मन परिवर्तन हो जाए, तो उस वक्ता के लिए वो बहुत एक यशस्वी की एक पावती होती है, एक उसकी चिट्ठी होती है। तो उसके बारे में आप बहुत एक बढ़िया संदेश हमारे सब श्री ऑल इंडिया जन कटारिया फाउंडेशन के सदस्यों को और जो भी जुड़े हैं हमसे, उनको दीजिएगा। संदेश देने के लिए मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अनुभव से मैं कहना चाहती हूँ कि जी, आज की जो बेटी है ना, वो कल की माँ है। आज की बेटी अगर वो पैदा ही नहीं हुई तो कल की माँ निर्माण नहीं हो सकती। अगर कल की माँ निर्माण नहीं हुई तो बेटा हो या बेटी हो, किसी का भी जन्म नहीं हो सकता। इसका मतलब इंसान का निर्माण हो ही नहीं सकता। और जहां माँ है वहां पर ही ममता है, वहां पर ही वात्सल्य है और वहां पर ही खुशी है। अगर माँ ही नहीं रही, माँ की ममता ही नहीं रही, तो इंसानियत भी नहीं रहेगी। इसका मतलब है आज बेटी नहीं तो माँ नहीं, आज बेटी नहीं तो कल की माँ नहीं, कल की माँ नहीं तो इंसान भी नहीं और इंसानियत भी नहीं। फिर जिस दुनिया में इंसान ही नहीं है, जिस दुनिया में इंसानियत ही नहीं है, वो दुनिया तो भी रहेंगी क्या? नहीं, वो बिल्कुल दुनिया ही नहीं रह सकती है। बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे? लेकिन यानी जो अगर दुनिया ही नहीं रही तो हम भी तो रहेंगे क्या? तो हम भी नहीं रहेंगे। तो ये सोचना बहुत आवश्यक है कि आज बेटी है तो दुनिया है, अगर आज बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। और एक बात, अभी मैं ऐसे कुछ मैं पढ़ाई कर रही थी, संयुक्त राष्ट्र के लेवल पर कुछ बातें हो रही थी। उसमें चर्चा सत्र में मैंने एक बात मुझे बहुत अच्छी जची, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिन भी 11 अक्टूबर को होता है, अभी कल की ही बात है। तो देखो कि जब भी कोई भी बेटी का विकास होना, कोई भी बेटी शिक्षित होना, कोई भी बेटी हेल्दी होना, ये एक केवल न्याय की बात नहीं है, तो ये दुनिया के लिए, विश्व के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। वो कैसे? बहुत बड़ी। वो कैसे कि आज की जो बेटी है कल की माँ है ना? अगर एक माँ पढ़ी है, सुशिक्षित है, तो अपने बच्चों को क्या करेंगी? पढ़ाएंगी ना, पढ़ाएंगे ना। और घर भी घर की देखभाल भी, वो पढ़ी है तो घर की देखभाल भी उसी मायने करेंगी। दूसरी बात, अगर माँ हेल्दी है ना, उसको कोई बीमारी नहीं, वो हेल्दी है, तो बच्चों को कैसा रखेंगी? हेल्दी रखेंगी। परिवार को कैसा रखेंगी? हेल्दी रखेंगी। यानी एक परिवार सुधर जाएगा और परिवार मिलाकर एक देश होता है और देश मिलाकर एक विश्व होता है। तो बेटी ने पढ़ना, बेटी ने हेल्दी रहना, ये केवल न्याय की बात नहीं है, तो एक इन्वेस्टमेंट की बात है। और ये इन्वेस्टमेंट केवल परिवार की इन्वेस्टमेंट नहीं, केवल देश की इन्वेस्टमेंट नहीं, तो टोटल मानव जाति की ये इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए बेटी चाहिए, चाहिए और चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया सुधा जी, निशब्द हूं मैं आपके इस वक्तव्य को। मुझे याद आ रही है, मैंने पिंक फिल्म देखी थी, उसमें अमिताभ जी ने इतनी सुंदर काव्य पंक्तियां पढ़ी थी, तो मैं यहाँ पे वो दोहराना चाहूंगी आपके इस वक्तव्य पे। एक मोर्चा घर का, एक मोर्चा कर्तव्य का जो आपका है, एक मोर्चा समाज का जो आपका है, कि तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की तुझको भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया, जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको अस्त्र तू,
बना ले इनको शस्त्र तू, चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर उसे, जला के भस्म कर उसे, जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लव नहीं, तू क्रोध की मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। और अगर हर एक लड़की ने, हर एक स्त्री ने, हर एक इंसान ने आपके जैसे विचार अगर मन में आते हैं, मन में लाते हैं, और उसका सिर्फ मन में ला के नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना बहुत बहुत जरूरी है, तो मेरे ख्याल से ऐसी एक सुधा कांकरिया जो लाखों बच्चों को, बच्चियों को बचा रही है, उनको नवजीवन दे रही है, तो ऐसी करोड़ों अब्जों लोग इससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, और एक अच्छा पुण्य कर्म का काम डॉक्टर सुधा कांकरिया जैसे हर एक इंसान का हो सकता है। डॉक्टर सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कुछ कोटेशन पढ़ना चाहती हूँ 1 मिनट के लिए। जी 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 जी। इस धरा पर प्यार की सौगात है बेटी, इस धरा पर प्यार की सौगात है बेटी, मत मारो उसे गर्भ में, मत मारो उसे गर्भ में, अगर रूठ जाए तो डूब जाएंगी दुनिया सारी। इस धरा पर प्यार की सौगात है बेटी, मत मारो उसे गर्भ में, अगर रूठ जाए तो डूब जाएंगी दुनिया सारी। और आगे है कि कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। घर को जन्नत बनाने वाली बेटियां, घर को जन्नत बनाने वाली बेटियां दो दो घर को खुशबू देती है। घर को जन्नत बनाने वाली बेटियां दो दो घर को खुशबू देती है। बड़े नसीब से वो होते हैं जिनके घर में बेटियां होती है। और क्या बात, घर क्या में बात, 2 बेटियां हैं, मीरा और श्लोका और श्रुतिका और वर्धमान। इनके ये 2 बेटियां मेरी 2 पोतियां हैं, और इसीलिए हमारा घर स्वर्ग है, जन्नत है। ऐसे ही हर घर में बेटियां आ जाए, और हमारी जो खुशी की इन्वेस्टमेंट है वो पूरी दुनिया में सभी खुशी, आनंद, शांति और प्यार का माहौल निर्माण हो जाए, यही मैं प्रार्थना में करती हूँ। बहुत खूब सुधा जी, बहुत धन्यवाद, खूब। बहुत धन्यवाद। मेरा भी एक मन कर रहा है बेटी के ऊपर बोलने का, क्या इजाजत है मुझे? जी बोलिए पुष्पा जी, बोलिए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी की मोहब्बत को कभी आजमाना नहीं, बेटी की मोहब्बत को कभी आजमाना नहीं, वो फूल है उसे कभी रुलाना नहीं। बाप का तो मान होती है बेटी, जिंदा होने की पहचान होती है बेटी। उसकी आंखें कभी नम न होने देना, उसकी आंखें कभी नम न होने देना, उसकी जिंदगी की खुशियाँ कभी कम न होने देना, उसकी जिंदगी की खुशियाँ कभी कम न होने देना। आज तुम बिटिया को उंगली पकड़कर चलना सिखाओगे, फिर उसको ही डोली में बिठाओगे और विदा कर लोगे। बहुत छोटा सा सफर होता है बेटी के साथ, बहुत कम वक्त होता है, वह बहुत कम वक्त के लिए होती है बेटी हमारे साथ, बेटी हमारे पास। मैं ये बेटियों के बारे में जब भी बोलती हूँ या सुनती हूँ ना, मेरा बहुत आंखें नम हो जाती है, क्योंकि बेटी होती ही ऐसी है। सच में जिस घर में बेटियां होती है वही घर स्वर्ग कहलाता है। मैं ये हमेशा मानती हूँ और कहती भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बढ़िया बढ़िया, जितने बहुत भी अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच।
सुधा जी, आपने आपकी दिनचर्या बताई, आपके बारे में बताया, आपके काम के बारे में बताया। रियल में बहुत ही प्रेरणादायी बातें हुई है। आज की जो ये जितनी भी बातें जो हजारों लोग सुनेंगे, हजारों लोग इसको अपने अंदर धारण करेंगे, ये एक अपने आप में भी बहुत ही बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुधा जी। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद सुधा जी। सुधा अब जी, आपको याद है नितेश, आप मेरे एक प्रोग्राम में आई थी ऐलान में, याद है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। हाँ, बहुत या, अच्छा या। रहा था। और आपने जो शपथ विधि दिलाई थी, आज भी लोग याद करते हैं उस शपथ विधि को। थैंक यू सो मच। मैं Really. पूरे कटारिया फाउंडेशन का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने बहुत ही अच्छा चांस मुझे दिया बोलने के लिए, मेरा सम्मान किया। कटारिया फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का, सभी सदस्यों का, सभी कार्यकर्ताओं का और हमारी श्वेता जी का, सुरेखा जी का और सबका और अध्यक्ष साहब जो राजेंद्र जी है, रविंद्र जी भाई साहब है, राजेंद्र भाई साहब है, सबका मैं बहुत 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 हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद सुधा जी, बहुत धन्यवाद। अब मैं नितेश जी कटारिया से विनंती करती हूँ। श्वेता जी, हाँ जी, बोलिए सुरेखा जी, बोलिए ये सुरेखा जी। जो सुधा ताई ने कहा कन्यादान के सिवाय दूसरा शब्द कौन सा यूज कर से सकते हैं, जी जी तो मुझे ऐसा लगता है सुधा जी, जी कन्यादान के जगह हम कन्या प्रदान किया तो वो कैसा लगेगा? कन्या प्रदान अर्थ थोड़ा सा वैसा ही होता है। और भी हम और भी ढूंढेंगे, आप भी ढूंढो, मैं भी ढूंढती हूँ। हम सब मिलकर एक कोई अच्छा शब्द जरूर देंगे और सब तरफ करेक्शन करने की आदत लगाएंगे। करेक्शन का एक संस्कार कन्या राज चालू हो जाएगा, उसका नाम अभी कन्या राज रखना चाहिए। करेक्ट कन्यादान नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कन्यादान करने के बाद कन्या राज चालू होता है। ठीक राइट, कन्यादान नहीं, कन्या राज हम